नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आईआईएम रायपुर से बात भी हो चुकी है। काउंटिंग से पहले यानी कल से 2 जून के बीच सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे। आखिर क्या सिखाया और बताया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मंत्री समय रहते सही फैसले लेकर लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कल्याणी 30 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे। और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं। ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है। वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आखिर क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस। डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। अधिकारियों की गलत सलाह से कैसे बचें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस मामले में कहना है कि शायद 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है, तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और नए सिरे से विभागों के कामकाज शुरू होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों को इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि गुड गवर्नेंस के लिए अब मंत्रियों की पाठशाला लगने वाली है। रोहित, बिल्कुल, देखिए लगातार गुड गवर्नेंस को लेकर विष्णुदेव सरकार काम कर रही है। चाहे वो ई स्टैम्प बिल को लेकर बात की जाए या फिर विजिलेंस सिस्टम को लेकर बात की जाए, तमाम तरीके से गुड गवर्नेंस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब क्योंकि कई मंत्री नए हैं, लगभग 5 मंत्री नए हैं और विभाग के कामकाज को समझने में उन्हें वक्त लग रहा है, ऐसे में
वो अधिकारियों के झांसे में ना आ जाएं, या फिर जब जनता से वो वार्तालाप करते हैं तो उस पर किस तरह से सुशासन की नजर जो है वो दिखाई दे। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं सुमित, जिसको लेकर इस गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जो देश के ख्याति प्राप्त ट्रेनर्स हैं वो तमाम लोग वो बारीकियों को समझाते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और 4 तारीख के बाद जब पूर्ण रूप से सरकार के कामकाज शुरू होंगे तब देखना ये होगा कि किस तरह से इसका फायदा जो तमाम मंत्री हैं वो उठा पाते हैं। निश्चित तौर पर जो ट्रेनिंग देंगे रोहित, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आते हैं, जो भी शख्सियत हैं, चाहे वो अमिताभ कांत की बात हो, सुब्रमण्यम जी की बात हो या विनय सहस्त्रबुद्धे जी की बात हो। इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, काम करने का तरीका है, उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मंत्रियों को। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स पे लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो सेक्टर की अधिकांश बारीकियों को, वहां पे किस प्रकार से काम होता है, क्या सरकार और आम जनता के बीच में गैप रह जाता है, वो तमाम गैप को आराम से समझते हैं, विधिवत समझते हैं। तो ऐसे में चाहे सहस्त्रबुद्धे जी की बात की जाए तो वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव उनका रहा है। उनके अनुभवों का फायदा निश्चित तौर पर तमाम मंत्रियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और जब ये तमाम लोग उनकी व्याख्या सुनेंगे, उनसे जो बारीकियां हैं वो समझेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा और छत्तीसगढ़ में सुशासन की एक अलग दृष्टि से पहचान बनेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM चीफ ओवैसी ने वाराणसी में PM मोदी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो विश्व के सारे अवार्ड उन्हें मिल जाएंगे। जब से बीजेपी आई है, भारत के 17 करोड़ मुसलमानों का वो हाल है जो हिटलर के जमाने में यहूदियों का था। सुनिए। कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया तो मोदी ने कहा, देखिए यहां पर मुसलमान जुम्मे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे। यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते। आप पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। कि भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों का हाल था। तो अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आगे बढ़ेंगे अब। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ लंच किया और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली और मटन पर राजनीति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई है। वहीं पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि मछली आपने खाई, काटा मोदी जी को लगा। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही है। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग मनेर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स यूथ में बहुत ज्यादा है।
काफी एग्रेसिव है वो लोग। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. तो जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुट होने की कोशिश लगातार कर रहा है और ऐसे वीडियो हम आए दिन देखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए फरार बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इस पर उनके वकील अजय मिश्रा से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अभय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बड़ा फैसला ऐसे कहेंगे क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा पिछले दिनों। जी, वर्ष 2007 का मामला है। 2007 से 2014 में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद अक्षय बम और कांति बम जी की ओर से हमारे द्वारा नियमित जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन्होंने नियमित जमानत का लाभ दिया गया। 2014 से 2024 तक ये नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे। 2024 में आवेदक फरियादी यूनुस पटेल द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उस आवेदन पत्र में ये बताया गया कि 307 की धारा बढ़ाई जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 307 की धारा बढ़ा के कमिट किया गया, जिसे हमारे द्वारा सेशन न्यायालय में चुनौती दी गई और साथ ही अग्रिम जमानत का आवेदन सेशन न्यायालय के समक्ष लगाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तर्कों से सहमत होकर जमानत का लाभ अक्षय बम जी को और कांति बम जी को प्रदान किया गया। सर, अब आगे क्या 307 में केस चलता रहेगा? नहीं, 307 का जो ऑफेंस बढ़ाया गया है उसको भी हमने चुनौती दी है क्रिमिनल रिवीजन में, जो कि सेशन न्यायालय के समक्ष जुलाई में उसकी तिथि लंबित है, जिसमें हमने बताया है कि प्रकरण को तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें 307 की धारा नहीं बढ़ाई जा सकती। सर, 8 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं जिला कोर्ट ने, तो क्या आप वो कोर्ट में पेश हो पाएंगे? चूँकि अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई है, इसलिए अग्रिम जमानत की जैसे ही सत्यापित प्रति प्राप्त होती है वैसे ही हम कल नियमित रूप से जमानत को फर्निश करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। जी, तो अजय मिश्रा जी बता रहे हैं कि अग्रिम जमानत मिल चुकी है और अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अक्षय बम और उनके पिता कांति बम बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। उधर मुख्यमंत्री ने सागर में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि गांव में जल्द से जल्द पुलिस चौकी बनाई जाएगी। राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। वहीं सागर में पीड़ित परिवार के बीच विस्तार न्यूज की टीम भी पहुंची है और पीड़ित परिवार से बातचीत की है विस्तार न्यूज ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है परिवार ने। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीएम आए थे, क्या बात हुई आपकी? सीएम जी से बात हुई हमें कि 2019 में हमारी बहन के साथ छेड़खानी की थी, उसी की राजीनामा को लेकर 2023 में हमारे बेटे की हत्या कर दी जाती है, हमारी माँ को मारा जाता है, निर्वस्त कर दिया जाता है। और उसमें एक मेन आरोपी अंकित सिंह, उसका पहले से ही हमारी बहन जिक्र करती है, उसका नाम जुड़ा गया, राजनीतिक तौर पर पूरी अपराधी है। और उनकी जो कलेक्टर साहब ने 10 मांगे की थी वो भी पूरी नहीं की और हम सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं जो हमने उनको बोला है, लेकिन उन्हें कुछ जवाब नहीं। कांग्रेस के नेता भी आए थे, उनसे क्या बात की आपकी? उनसे भी बात हुई, सब हमारे संरक्षण में है। कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी सब सहयोग कर रहे हैं। आपकी राहुल गांधी से भी बात हुई थी, उन्होंने आने का भी कहा है क्या? हाँ, उन्होंने आने का कहा है और हम सीएम से ये भी चाहते हैं कि जो अफसर लोग हैं उनकी भी जांच की जाए और मानसिक रूप से हमारी बहन की हत्या का संदेह है उसकी जांच पड़ताल की जाए। क्या लग रहा है, उसकी हत्या की गई है क्या? धोखा किया है, छल किया है। अंजना की माता, जिनका कहना है कि जो है अंजना ने अपने चाचा की जो है पूरा हॉस्पिटल में इलाज करा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। परशुराम साहू, विस्तार न्यूज, सागर।
वहीं प्रदेश में बढ़ते क्राइम रेट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी का कहना है कि एमपी 3C से ग्रसित है, कर्ज, क्राइम और करप्शन, ये 3C हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार में एमपी नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में SC/ST के सभी विधायक भी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। हम नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अभी चर्चा हुई है फ़ोन पे, वो मोहन यादव जी से समय मांगेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलकर उनको कानून व्यवस्था कैसे सुधरे इसका सुझाव देंगे। और ST/SC के जितने हमारे MLA हैं, उस जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं उसमें उसको उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लिस्ट जारी कर देंगे। पर कुल मिला के जैसा मैंने कहा 3C के मुख्यमंत्री, 3C की सरकार, क्राइम, करप्शन और कर्ज, ये जो मैं बार बार बोल रहा था स्थापित हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रंग रोगन से लेकर लड्डू तक के ऑर्डर दिए गए हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि देश में उसकी सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में उसकी राज्य में 10 से 12 सीटें आएंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा बता रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के नेता तो ये तक कहने लगे हैं कि हमने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर कर दिया है और जीत की पूरी जश्न की तैयारी चल रही है। इसे कांग्रेस का आत्मविश्वास कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में भी 6 से 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए जश्न की तैयारी किस तरीके से चल रही है। कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है भोपाल में, उसमें रंग रोगन का काम शुरू हो गया है, जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कहा, प्रवक्ता ने, कि हमने तो 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर भी कर दिया है क्योंकि सरकार हमारी ही बनेगी और हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तब स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार किसकी होगी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीतने का दम भर रही है। अब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जश्न कौन मनाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। उधर इंदौर में पुलिस ने पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कॉलेज प्रबंधन एडमिशन लेने के दौरान छात्रों से पूरे साल की फीस एकमुश्त वसूल रहे हैं, जिसके विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे NSUI कार्यकर्ता पुतला दहन करने की बात पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की। ये अमन पटवारी नामक एक व्यक्ति है, इसने सोशल मीडिया पर डाला था कि 1 बजे पुतला दहन करेंगे। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, नियम विरुद्ध है, इसकी कोई परमिशन वगैरह भी किसी तरह की कोई नहीं ली गई है किसी विरोध प्रदर्शन की या ज्ञापन की, तो लिहाजा उसको जो है गेट पे हमने रोक के डिटेन किया है। वहीं नरसिंह घोटाले के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया। अरुण यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में घोटालों की सरकार है, जिसकी शुरुआत हुई पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल 2003 से। और इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि SIT गठित होना चाहिए, रिटायर्ड जज से कमेटी बनाकर पूरे महाघोटाले की जाँच होनी चाहिए। जाँच सही हुई तो बहुत सारे नेता अभिनेता उजागर होंगे। और आप देखिए नरसिंह का एक महाघोटाला आपके सामने आया है, जिसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जांच करने वाली एजेंसी का ही नुमाइंदा भ्रष्टाचार में लिप्त था और वो उसका सस्पेंशन हुआ है। हमारी मांग है, मैंने पहले भी कहा है कि इसकी SIT गठित होना चाहिए और रिटायर्ड जज महोदय से कमेटी बनाकर इस पूरे महाघोटाले की जांच होना चाहिए। अगर सही जांच होगी। वहीं रायपुर के गुढ़ियारी अग्निकांड की जांच खत्म हो चुकी है। 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी हुआ है। इस जांच में कर्मचारियों से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। सिक्योरिटी कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। विभाग की जांच में 50 करोड़ के नुकसान की जानकारी सामने आई है।
रतलाम से खबर, जहां 1 किलो सोने के गहनों के साथ आरपीएफ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ये युवक स्टेशन के पुराना मॉल गोदाम से सोने के गहने लेकर जा रहा था और इस सोने की कीमत करीब 70 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये सोना किसी ज्वेलर का बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरपीएफ रतलाम के द्वारा एक व्यक्ति को एप्रहेंड किया गया है रतलाम स्टेशन पर, जो कि अपने साथ कुछ अप्रॉक्स 1 kg गोल्ड के साथ लेकर जा रहे थे। उनको शंका के आधार पर आरपीएफ ने एप्रहेंड किया है और फर्दर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने जीएसटी और आईटी विभाग को सूचित किया है। खबर सूरजपुर से है, जहां एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है महिला। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के महादेव पारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनेस के नाम पर झांसा दिया महिला को, महिला से ऑनलाइन 12 लाख रुपए ठग लिए हैं ठगों ने। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है एक महिला। 12 लाख रुपए का चूना लगा दिया महिला को। अब बात भीषण गर्मी की, जो अब जानलेवा हो चुकी है। ग्वालियर में भीषण गर्मी के चलते 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। मंगलवार को अपनी दादी के साथ ऑटो से गए हुए थे मुरैना। लौटते समय अचानक तबीयत बिगड़ जाती है बच्चों की और जान चली गई है बच्चों की। इस भीषण गर्मी में अब ये भीषण गर्मी जानलेवा साबित होती नजर आ रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।